हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेलकम स्टूडेंट में। मेरा नाम है अनिल चौहान। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं भूकंप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भूकंप की उत्पत्ति के कारण। तो सबसे पहले हम भूकंप की उत्पत्ति के कारण देखने से पहले हम एक बार समझने के लिए एक पृथ्वी का डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पृथ्वी का एक नॉर्मल डायग्राम हो गया। इस वाली परत को हम बोलते हैं क्रोड। इस वाली को हम बोलते हैं मेंटल। और ये वाली जो हमारी परत है इसको बोलते हैं हम भूपर पट्टी। ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, जो भूकंप उत्पन्न होता है, मान लीजिए यहां भूकंप उत्पन्न हुआ, इसको हम कहेंगे फोकस। ठीक है, यानी उद्गम केंद्र। ठीक है दोस्तों। और मान लीजिए भूकंपीय तरंग सबसे पहले यहां पर पहुंची, इस वाले स्थान को हम कहेंगे ईपी सेंटर। यानी अधिकेंद्र, हिंदी में अधिकेंद्र। जहां पर भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचती है उसको बोलते हैं एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र, और जहां पर उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं फोकस यानी उद्गम केंद्र। ठीक है दोस्तों। अब जो भूकंप उत्पन्न हुआ इसमें से तरंगें निकलती हैं तीन प्रकार की। पहली, जिनको हम बोलते हैं प्राथमिक तरंगे यानी प्राइमरी वेव्स। दूसरी, जिसको हम बोलते हैं द्वितीय तरंगे, जिनको सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और तीसरी जो हमारी तरंग निकलती है उसको बोलते हैं हम गौण तरंगे या लॉन्ग वेव्स। ठीक है दोस्तों। तो अब हम इन तीनों तरंगों का अध्ययन करते हैं पृथ्वी के डायग्राम पर। ये मान लीजिए पृथ्वी का डायग्राम हो गया। ये वाला भाग क्रोड, ये वाला भाग मेंटल, ये वाला भाग भूपर पट्टी। ठीक है। अब मान लीजिए अगर भूकंप यहां उत्पन्न होता है तो सबसे पहले उसमें निकलेंगी प्राथमिक तरंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और दूसरी निकलेंगी सेकेंडरी तरंगे। ये केवल और केवल ठोस माध्यम में ही संचलन कर सकती है। और तीसरी जो निकलेंगी वो ये गौण तरंगे यानी लॉन्ग वेव्स तरंगे। इनकी खोज HD लव ने की थी। ठीक है, गौण तरंगों की। ये तीसरी पृथ्वी की भूपर पट्टी के समानांतर चलती है। जो सबसे पहले जो हमारी प्राथमिक तरंगे हैं वो ध्वनि के समान वेग गति करती हैं। ठीक है। दूसरी जो हमारी सेकेंडरी तरंगे, द्वितीय तरंगे, ये प्रकाश की स्पीड से चलती हैं। ठीक है। और जो तीसरी तरंगे है ये हमारी बहुत धीमी गति से चलती हैं। ठीक है। लेकिन सबसे विनाशक जो हमारी तरंग है पृथ्वी पर ये यही है, विनाशकारी। कौन सी? गौण तरंगे सबसे ज्यादा विनाश करती हैं, क्योंकि ये समानांतर क्षैतिज, धरती के क्षैतिज रूप पर चलती हैं। ठीक है। जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं उद्गम केंद्र। जहां सबसे पहले तरंगे पहुंचती है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र यानी ईपी सेंटर। और जहां पर भूकंपीय तरंगे माले यहाँ पर नहीं पहुँचती, ये वाला जो इलाका है वहाँ पर, यहाँ पर भूकंपीय तरंगे माले नहीं पहुँचती, तो इसको हम बोलते हैं भूकंपीय छाया प्रदेश। ठीक है, जहाँ पर भूकंपीय तरंगे नहीं पहुँचती। तो ये थी हमारी कुछ भूकंपीय तरंगे। अब देखते हैं दोस्तों हम भूकंप के उत्पत्ति के कारण। तो सबसे पहला कारण है
प्लेटों का संचलन या मोमेंट। ठीक है, अब ये करती क्या है दोस्तों, जैसे जिस प्रकार से ये हमारी भूपर पट्टी है, भूपर पट्टी मैग्मा के ऊपर तैरती है, तो तीन प्रकार से जो हमारी प्लेटें हैं वो क्या करती हैं, गति करती हैं। एक अभिसारी, एक अपसारी, एक समानांतर। ठीक है, तो ये प्लेटें इस प्रकार से आएंगी, टकराएंगी आपस में, तो जहां टकराएंगी वहां उत्पन्न होगा भूकंप। ये वापिस जाएंगी, जहां यहाँ पर गैप होगा, बीच में भ्रंश घाटी उत्पन्न होगी, यहाँ से लावा उद्गार, इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। और जहाँ दूसरे किनारों पर ये टकराएंगी, जहाँ से टूटकर अलग होती हैं, वहाँ पर भी भूकंप उत्पन्न होता है। तीसरा समानांतर चलती हैं, जो समानांतर चलती है कहीं ना कहीं इनके किनारे दोनों के आपस में टकराते हैं, वहाँ पर भी भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला जो कारण है ये प्राकृतिक कारण है दोस्तों। ठीक है, कौन से हैं, प्राकृतिक कारण। अगला जो कारण है वो गैसों का संतुलन बनाना। ये क्या करती हैं गैसें जिस प्रकार से गर्म होती हैं, ये फैलाव होता है इनका, ठंडी होती हैं, सिकुड़ती हैं। तो ये इस प्रकार से जो धरती के भूगर्भ में मूवमेंट करती हैं गैसें, उनकी वजह से हलचलें उत्पन्न होती हैं भूपर पट्टी में। भूपर पट्टी में हलचलें उत्पन्न होने की वजह से क्या होता है, जो उनको हम जो ऊपरी सतह हिलती है उसको हम भूकंप का नाम दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, इन गैसों के संचलन की वजह से। अगला जो कारण है वो है ज्वालामुखी। अब जो धरती के मान लीजिए ये वाला यहाँ पर मैग्मा है, और कहीं ना कहीं मान लीजिए ये वाला जो पटल है ये दुर्बल है, यहाँ से इसको तोड़कर एकदम से लावा मैग्मा लावा के रूप में बाहर निकलता है, तो ये यहाँ से ये टूटेगी, टूटने की वजह से क्या होगा, भूकंप उत्पन्न होगा इस वाले एरिया में। ये सबसे गहराई में आता है, जो ज्वालामुखी भूकंप होता है ये सबसे ज़्यादा गहराई में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ज्वालामुखी की वजह से हमें भूकंप की उत्पत्ति देखने को मिलती है। अगला जो कारण है वो है हमारा चट्टानों का वलयन टूटना। अब ये वाला जो कारण है चट्टानों का वलयन टूटना, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जिस प्रकार से मान लीजिए ये एक प्लेट है पृथ्वी की ऊपरी, ये दूसरी प्लेट है पृथ्वी की। ठीक है, ये दोनों आपस में टकराएंगे, ये वाली प्लेट इसके ऊपर चढ़ जाएगी, ये वाली इसके नीचे धस जाएगी, तो ये वाली प्लेट ऊपर इस प्रकार से इस प्लेट में वलयन पड़ता है। ये लगातार इस पर फोर्स बना रही है, फोर्स बनाते एक स्थान ऐसा आएगा, ये यहाँ से टूट जाएगी। टूटने की वजह से एकदम से ऐसे झटका से उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है, ये वाला जिसको हम बोलते हैं चट्टानों का वलयन टूटना। ठीक, हमने देखा प्राकृतिक कारण। अब देखते हैं दोस्तों मानव निर्मित कारण। निर्मित कारण तो ये दोस्तों ज्यादातर आते हैं मानव की नासमझी की वजह से। तो एक ही कारण है मानव निर्मित, सबसे पहला कारण यही है कि भूपर पट्टी का अध्ययन किए बिना निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, ये कैसे है, जो भूपर पट्टी का अध्ययन है, मान लीजिए ये मान ले भूपर पट्टी है, ये कहीं पर यहाँ पर दुर्लभ है, यहाँ पर ये बिल्डिंग बना दी हमने इसका अध्ययन किए बगैर। बिल्डिंग बनाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इतना इस भूपर पट्टी की इस वाले एरिया की इतनी क्षमता नहीं है कि इस बिल्डिंग के वजन को रोक पाए, यानी सहन कर पाए। तो क्या होगा, ये नीचे धस जाएगी, तो यहाँ पर आसपास के इलाके में भूकंप उत्पन्न होगा। इसी प्रकार से बांध, इसी प्रकार से पुल है, जो मानव निर्माण करता है भूपर पट्टी के अध्ययन के बिना, वहां पर क्या होगा दोस्तों, जो निर्माणाधीन इमारत है वो नीचे धस जाएगी, धसने की वजह से भूकंप उत्पन्न होगा, पहला। दूसरा, विस्फोट करना, जैसे मान लीजिए किसी प्रकार का कोई परीक्षण करते हैं, जो बमों का परीक्षण करते हैं, विस्फोट करते हैं कहीं पर भी, उसकी वजह से भी क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था भूकंप के कुछ महत्वपूर्ण कारण। आगे हम देखते हैं दोस्तों भूकंप के प्रभाव। तो सबसे पहला प्रभाव होता है दोस्तों विनाश। वैसे तो ये भूकंप होती है प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा से जो जितने भी विनाश होते हैं, वो जैसे किसी बिल्डिंग का
टूटना, रोड खत्म हो जाना, पुल वगैरह, मतलब किसी भी प्रकार का जो मानव ने निर्माण किया है उसका विनाश होना। ठीक है। दूसरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है भूसंकलन। ठीक है, क्या होता है भूकंप की वजह से जो पहाड़ी इलाका है या कहीं पर जो दुर्लभ भूप्रपट्टी है वहां पर हमें भूसंकलन देखने को मिलता है। अगला सुनामी। सुनामी दोस्तों समुद्र में भूकंप आता है उसकी वजह से उत्पन्न होती है। ठीक है। अगला जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है भूकंप का वो होता है नई जमीन प्राप्त होना। भूकंप से नई जमीन प्राप्त हो जाती है। जैसे कई बार क्या होता है जहां पर ज्वालामुखी उद्वार होता है वहां पर ज्वालामुखी निकलती है बाहर, मैग्मा लावा के रूप में आकर सतह पर जम जाता है, तो वहां पर क्या होता है नई जमीनें, नई चट्टानों का निर्माण होता है। जिस प्रकार से प्लेट यहाँ से खिसकती है, अब सारी प्लेट जो होती हैं वो गति करती हैं, वहाँ पर जो नई जमीन का निर्माण होता है। और जहाँ पर ये दोनों आपस में टकराती हैं, जहाँ नीचे चली जाती है, वहाँ पर जमीन खत्म भी हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अब अगला जो हमें इनका प्रभाव देखने को मिलता है वो है बाढ़। जो नदियों का जल प्रभावित होता है, जो नदियों की मुख्य धारा चलती है, वो उसके मार्ग में भूकंप की वजह से जो भूसंकलन होता है या फिर किसी और वजह से मार्ग में अवरुद्ध उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए नदी यहाँ पर अवरुद्ध उत्पन्न हो गया, तो नदी का ये पानी आसपास के इलाकों में क्या कर देगा, बाढ़ ला देगा। ठीक है, बाढ़ का कारण बनता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव थे भूकंप के जो हमने देखे। अगला हम देखते हैं दोस्तों भूकंप मापी अंतर। मापी यंत्र। जो भूकंप मापी यंत्र होता है ये मुख्यतः एक ही होता है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ, जिसके ऊपर भूकंप मापा जाता है। इस प्रकार का ग्राफ है, ये चलता रहता है ये। ठीक है। जो सिस्मोग्राफ है इस पर हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। इसके 3 स्केल हैं। पहला फेरल, दूसरा मर्केली स्केल और तीसरा दोस्तों रिएक्टर स्केल। अब मॉडर्न में सोसाइटी में रिएक्टर स्केल ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, ये गणितीय विधि है। इस पर क्या होता है दोस्तों, 0 से लेकर 10 तक अंक अंकित है। मान लीजिए 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से अंक हैं। तो पहला जो मान लीजिए ये पहला अंक है, ये दूसरे अंक से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। ठीक है। आज तक 10 का तो कहीं पर, जैसे रिएक्टर स्केल पर जो हमें 10 अंक है उसका भूकंप हमें आज तक देखने को कहीं पर भी नहीं मापा गया है। ठीक है। और बाकी हमें देखने को मिल चुके हैं 9 तक के। मॉडर्न युग में ये रिएक्टर स्केल ही ज़्यादा प्रचलित में है और ये वाला जो है अनुभव के आधार पर बताता है। ठीक है। और ये पुराना हो चुका है। रिएक्टर स्केल पर जैसे हम आज किसी प्रकार का कोई मान लीजिए भूकंप आता है तो उसको हम सुनते हैं कि रिएक्टर स्केल पर 7 था, रिएक्टर स्केल पर 4.5 का था, तो वो है ये सिस्मोग्राफ के 3 स्केल हैं। इन 3 स्केलों को भूकंप मापी यंत्र के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो ये था वीडियो ज्योग्राफी का, जिसमें हमने बात की भूकंप के बारे में, उसकी उत्पत्ति के कारण देखे, उसके प्रभाव देखे और उसके मापने के यंत्र देखे। तो ज्योग्राफी की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ज्योग्राफी के किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ,